Hello everyone, welcome to Smart Trip Vishakha, and here we are studying class 7th NCERT of Social Science, that is Exploring Society, India and Beyond. And this video is the third and last part of the chapter number 4, that is New Beginnings, Cities and States of Theme B, Tapestry of the Past. Also we will finish the question and answer in this video. So let's start the video. वीडियो को शुरू करते हैं. Think about it. Inequalities within society can exist in many forms. है ना. इनइक्वालिटी जो है असमानता हमारे समाज में कई सारे रूप में हमें देखने को मिलती है. हैव यू एनकाउंटर्ड एनी इंसिडेंट वेयर यू और एनीवन यू नो माइट हैव बीन मेड टू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो क्या आपको कभी ऐसा फेस करने को मिला है, या जो आपके परिचित हो किसी को ऐसा फेस करने को मिला है कि उनके साथ कोई असमानता भरा बिहेवियर किया गया हो या कुछ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला हो. डू यू थिंक इक्वालिटी इज डिजायरेबल इन सोसाइटी? If so, why? Have you come across people or initiatives that lessen inequalities? और क्या आपने किसी ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं, ऐसे लोगों को या एनजीओ वगैरह को जो इस समाज में असमानता है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो? तो समाज में असमानता कई सारे रूप में हमें देखने को मिल सकती है ना. जैसे कास्ट की फॉर्म में, रिलीजन की फॉर्म में, जेंडर या रिच एंड पुअर की फॉर्म में. अगर इनइक्वालिटी का मतलब हम समझें तो वो क्या होता है जब कुछ लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है या उन्हें दूसरों की तुलना में कम अवसर दिए जाते हैं, तो वो क्या होती है? इनइक्वालिटी. और यहाँ पूछा गया है कि हैव यू एनकाउंटर्ड एन इंसिडेंट है वेर यू और एनीवन यू नो माइट हैव बीन मेड टू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो कुछ कुछ लोगों के, फॉर एग्जांपल कि किसी के बैकग्राउंड, आइडेंटिटी या फिर कलर के बेसिस पर किसी अपॉर्चुनिटी से किसी इंसान को वंचित कर दिया गया हो, है ना. डू यू थिंक इक्वालिटी इज डिजायरेबल इन सोसाइटी? इफ सो व्हाई? तो इक्वालिटी और या फिर समानता इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करती है कि सभी को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले, चाहे वो कोई भी हो, है ना. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी सोसाइटी में होना. हैव यू कम अक्रॉस पीपल और इनिशिएटिव दैट लेसन इनइक्वालिटीज? यस, ऐसे कई सारे लोग हैं और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे लॉज हैं, एनजीओज हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, समाज में व्याप्त इन डिफरेंसेस को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, है ना. फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया, जो कि फ्री एजुकेशन को इंश्योर करता है. SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन है एंड वुमेन्स के राइट्स के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं. तो इक्वालिटी सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है होना. ठीक है. डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया. In this first millennium BCE, important communication routes opened up for purpose of trade, pilgrimage, military campaigns, etc. तो फर्स्ट मिलेनियम BCE के टाइम पर जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स थे वो भी और भी हमें देखने को यहाँ मिलते हैं फर्स्ट मिलेनियम BCE के टाइम पर, जो कि किस पर्पस के लिए ओपन किए गए? ट्रेड, व्यापार के लिए, पिलग्रिमेज जो यात्री होते थे, और मिलिट्री कैंपेन्स को इजी करने के लिए. टू रूट्स बिकेम वाइडली यूज्ड एंड रेयर ऑफन मेंशन्ड इन द लिटरेचर, द उत्तर पाथा एंड द दक्षिण पाथ. तो दो रूट हैं जो कि बहुत ही वाइडली यूज किए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है. वो कौन कौन से हैं? उत्तर पाथ और दक्षिण पाथ. द फर्स्ट कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट रीजन टू द गेंजेटिक प्लेन्स ऑल द वे टू ईस्टर्न इंडिया. तो जो फर्स्ट जो पाथ है, रूट, वो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है यहाँ से और कहाँ तक? ईस्ट साइड तक कनेक्ट करता है भारत को. और द सेकेंड स्टार्टेड फ्रॉम कौशाम्बी नियर प्रयागराज. और जो सेकंड है वो कहाँ से शुरू होता है? कौशाम्बी से, जो कि वत्स महाजनपदा की राजधानी भी हुआ करती थी, है ना. ये इमेज है शिशुपालगढ़, टुडे सबअर्बन ऑफ भुवनेश्वर. फर्स्ट एक्सकवेशन इन 1948. वन ऑफ द गेटवेज इनटू द सिटीज. ये गेटवे देखने को मिल रहा है हमें यहाँ. थ्रू दी फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन भी है. द मोट, मोट जो फोर्ट के चारों तरफ जो पानी से भर दिया जाता था प्रोटेक्शन के लिए, फुल ऑफ वाटर, है ना, इज विजिबल आउटसाइड दी गेटवे. विजिबल है ना. नोटिस दी नरोइंग, नैरोइंग इन दी गेटवे. और ये गेट जो यहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ पर जाते जाते जो रास्ता है वो बहुत ही नैरो कर दिया गया है. फॉर कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंड गुड्स, जिससे कि लोगों के मूवमेंट्स को और गुड्स के कंट्रोल किया जा सके. ठीक है. वन ऑफ द महाजनपदास एंड क्रॉस द विंध्या रेंज ऑफ हिल्स टू प्रोसीड ऑल द वे साउथ. तो जो
प्रयागराज है, वहाँ सेकंड जो रूट है वो स्टार्ट होता है प्रयागराज कौशाम्बी से, और वो साउथ तक एक्सटेंड होता है। ठीक है। विंध्या रेंज, विंध्या रेंज जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और यूपी के साउथ सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलती है। इस तरीके का ये डिवीजन भी है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। वी विल रिटर्न टू दीज रूट्स व्हेन वी एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया, और इनको हम बाद में भी पढ़ेंगे जब फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया जब स्टार्ट करेंगे तब हम इनको दोबारा से पढ़ेंगे। मैनी लेटरल रोड्स ऑल्सो कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। और कई सारे जो दूसरे रोड्स भी थे वो जो भारत के दूसरे क्षेत्रों से कनेक्ट करते थे, स्पेशली जो पोर्ट्स हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर, विच वर वाइब्रेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड, जिससे कि सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुआ करता था पोर्ट्स के थ्रू। इन द ईस्टर्न रीजन मेजर सिटीज इमर्ज सच एज शिशुपालगढ़, टुडे शिशुपालगढ़ पार्ट ऑफ भुवनेश्वर उड़ीसा में, है ना, ईस्टर्न कोस्ट पर ऐसे यहाँ, which was the capital of Kalinga region and followed a strict square ground plan with imposing fortification and broad streets। ठीक है। कलिंगा रीजन का ही ये कैपिटल हुआ करती थी शिशुपालगढ़। इन द सबकॉन्टिनेंट्स southern regions cities began emerging from about 400 BCE, although recent excavation claim to find some signs of commercial activities going further back। सबकॉन्टिनेंट के सदर्न रीजन में सिटीज इमर्ज होने लगी 400 400 BC के टाइम पर, और जो रिसेंट एक्सकवेशन हुई है वो भी क्लेम करते हैं कि जो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज भी हुआ करती थी इस 400 BC से पहले से भी। अराउंड दिस टाइम थ्री किंगडम्स इमर्ज, द चोलाज, द चेराज एंड द पांड्याज। और इस टाइम पर तीन किंगडम उभर कर, इंपॉर्टेंट किंगडम उभर कर सामने आए, जो कि चोलाज और चेराज पांड्याज थे, सदर्न किंगडम। ये टाइमलाइन है 1900 BCE से उसके बाद तक हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम है। और ये जनपदाज 1200 BCE टू 4 या 450 100 BCE, महाजनपदाज 800 BCE टू 400 या 300 BCE, है ना। टाइमलाइन कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1900 BCE टू 300 BCE। इमेज है शेल एंड जेमस्टोन्स इंडस्ट्रीज एट द साइट ऑफ कोडुमंडल नियर इरोल तमिलनाडु। तो ये इस तरीके के एक्सकवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को शेल्स मिले हैं जिसके थ्रू ऑर्नामेंट्स उस टाइम पर बनाए गए होंगे या बनाए जाते होंगे, जो प्रीसियस स्टोन्स वगैरह है ना, शेल्स, उनके थ्रू ऑर्नामेंट्स को बनाया जाता होगा, जो कि पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज थी। अपार्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, द मोस्ट एंशियंट तमिल लिटरेचर मेंशंस दोज किंगडम्स एंड सेवरल्स ऑफ देयर किंग्स। तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिले हैं खुदाई के थ्रू हमें, उनके अलावा जो तमिल लिटरेचर है, तमिल लिटरेचर में उन राज्यों और उनके कई राजाओं का उल्लेख है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा चोलास, पांड्यास और चेराज, because the southern regions are rich in resources such as precious and semi-precious stones, golds and spices. They profitably traded not only with the rest of India but also with kingdoms and empires overseas। क्योंकि सदर्न रीजन्स भारत का बहुमूल्य और सेमी प्रीशियस पत्थरों, सोने और मसालों जैसे संसाधनों से समृद्ध है, इसीलिए उन्होंने न केवल पूरे भारत के साथ बल्कि विदेशों में राज्यों और साम्राज्यों के साथ भी मुनाफे के साथ ट्रेड किया। By 300 or 200 BCE, almost the entire subcontinent, including regions in the northeast, was the vibrant interconnected land। जो 300 और 200 BC के टाइम पर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो सबकॉन्टिनेंट है इंडिया, भारत, जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी शामिल है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंटरकनेक्टेड लैंड हुआ करती थी। मीन्स ये पूरा का पूरा जो रीजन था वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था, जहाँ गुड्स और कल्चर अलग 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 क्षेत्रों से एक रीजन से दूसरे रीजन को ट्रेवल किया करते थे, और इंडिया से बाहर भी, जैसे कि सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ भी उस टाइम पर लोगों का आना जाना हुआ करता था गुड्स और कल्चर्स को लेकर। क्योंकि जब गुड्स लेकर जाएंगे, ट्रेड होगा, तो अपने साथ जो लोग होते हैं वो अपना कल्चर भी लेकर जाते हैं, तो एक दूसरे में वो अपने अपने कल्चर को शेयर भी करते हैं।
About the same time, the Mahajanpadas ceased to exist, leaving the place to fresh developments that were going to reshape India. लगभग उसी समय महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया और इस स्थान पर नए डेवलपमेंट्स का उदय हुआ जो भारत को नया स्वरूप देने वाले थे। ठीक है, अब क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख, consider the quotation at the start of the chapter and discuss in several groups. Compare your observations and conclusion on what Kautilya recommend for a kingdom. It is very different today. Is it very different today? तो जो चैप्टर के शुरुआत में कौटिल्य का जो कोटेशन था उसको डिस्कस करना है हमें और ऑब्जर्व करना है कि उसमें उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी किंगडम्स को, और ये आज के समय में भी यूजफुल है या नहीं। तो उसका आंसर होगा कौटिल्य रिकमेंड दैट अ किंगडम शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, है ना, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड वाटरवेज। तो कौटिल्य ने रिकमेंड किया था किंगडम को कि किंगडम कैसा होना चाहिए, एक राज्य जो कि वेल प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षित हो, है ना, और वहां पर वो रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस में रिच हो, प्रॉस्पेरस हो, और वहां पे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि रोड्स हो अच्छे अच्छे और वाटरवेज भी हों। हिज आइडियाज फोकस ऑन सेल्फ सफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, और उनके जो कौटिल्य के आइडियाज थे वो किस पे थे, सेल्फ सफिशिएंसी पे, आत्मनिर्भरता स्टेट्स की और समृद्धि पर। इवन टुडे गवर्नमेंट्स एम फॉर सिमिलर गोल्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर नेशन, और आज के टाइम पे भी जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं देशों की, वो यही एम करती हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर नेशन डेवलप कर सकें। ठीक है, तो जो कौटिल्य का कोटेशन था वो आज के टाइम में भी बहुत ही रेलेवेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हाउ वर रूलर्स चूजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। तो जो अकॉर्डिंग टू जो टेक्स्ट है हमारे एंशियंट टाइम के, उनके अनुसार जो रूलर्स थे वो कैसे चूज किए जाते थे, राजा या राजा कैसे बनाया जाता था अर्ली वैदिक सोसाइटी के टाइम पर। तो इसका आंसर होगा इन अर्ली वैदिक सोसाइटी रूलर्स वर ऑफन चूजन बाय द पीपल, स्पेशली द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, दैट इज सभा एंड समिति। तो जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी उस टाइम पे जो रूलर थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे, स्पेशली जो कि असेंबली के मेंबर होते थे। सभा और समिति उस टाइम पे बनाई जाती थी। दे वर सेलेक्टेड फॉर देयर ब्रेवरी, स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप इन बैटल्स, और वो सिलेक्ट किए जाते थे उनके जो ब्रेवरी थी, स्ट्रेंथ और जो उनकी लीडरशिप थी लड़ाइयों के टाइम पर, युद्ध में, उसके अकॉर्डिंग उनको चुना जाता था। थर्ड क्वेश्चन, इमेजिन यू वर अ हिस्टोरियन स्टडीइंग एंशिएंट इंडिया, व्हाट टाइप्स ऑफ सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी इटीसी वुड यू यूज टू लर्न मोर अबाउट द महाजनपदास। तो इमेजिन करो कि आप एक हिस्टोरियन हैं और हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की, तो जो कौन से किस टाइप के सोर्स आप यूज करोगे आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी महाजनपदा को समझने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ ईच सोर्स माइट कंट्रीब्यूट टू योर अंडरस्टैंडिंग, और जो जो भी सोर्स आप यूज करोगे तो वो कैसे और क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा तुम्हारी समझ के लिए, है ना। तो इसका आंसर होगा टू लर्न अबाउट द महाजनपदास आई वुड यूज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लाइक कॉइन्स, पॉटरी, है ना, जो खुदाई में हमें जो कॉइन्स मिले हैं, पॉटरी मिली है, उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे जो उस टाइम की सोसाइटी हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में। एंड लिटरेरी जो टेक्स्ट हैं, सोर्सेज लाइक रिलीजियस टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड्स। आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड देयर सिटीज एंड इकोनॉमी। तो जो आर्कियोलॉजी है वो हमें मदद करती है सिटीज और इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। जबकि टेक्स्ट टेल अस अबाउट देयर रूलर्स, लॉज एंड सोसाइटीज, और जो टेक्स्ट हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, वो क्या बताते हैं हमें उस टाइम के रूलर्स के बारे में, लॉ क्या क्या हुआ करते थे और उस टाइम का समाज क्या कैसा था। तो ये हमें टेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, why was the development of iron metallurgy so important for the growth of urbanism in the first millennium BCE? You may use points from the chapter but also your knowledge or imagination. तो जो आयरन मेटलर्जी थी उसका डेवलपमेंट क्यों था इम्पोर्टेंट, है ना, फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बनिज्म फर्स्ट मिलेनियम बीसी के टाइम पर। तो इसका आंसर होगा द डेवलपमेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी हेल्प पीपल मेक स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड वेपन्स। तो जो आयरन मेटलर्जी का डेवलपमेंट हुआ उसने बहुत ही मदद की लोगों को स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाने में और वेपन्स बनाने में। ठीक है,
इट इम्प्रूव फार्मिंग एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट, और जो वेपन्स जो स्ट्रॉन्ग उससे आयरन मेटलर्जी को यूज करके बनाए गए, उससे क्या हुआ, उसने इम्प्रूव किया फार्मिंग में, खेती में और फॉरेस्ट को क्लियर करने में, विच लेड टू मोर फूड एंड द ग्रोथ ऑफ सिटीज। और उससे क्या हुआ, जब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिली खेती के लिए, तो उससे ज़्यादा फूड भी हुआ, फसल ज़्यादा हुई, और उससे फसल ज़्यादा हुई तो नए नए सिटीज़ भी हमें देखने को मिले। ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।